नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक मुलाकात की इस खास सीरीज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से अशोक चौधरी जी। मैं बता दूं कि अशोक चौधरी जी आहुति संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व अशोक जी बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। हालांकि अशोक जी पर्यावरण, जल संरक्षण, भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर काम करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। धन्यवाद अमीना जी। जी, तो अशोक जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं। देखिए, मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए किसी अ, बहुत ज्यादा अ, साधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल संकल्प की आवश्यकता होती है। साधन तो उसके बाद जैसे जैसे आप जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं वो सब जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल। विषय कि आपके मन में समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति कुछ करने का संकल्प होना चाहिए। और जब आप संकल्प ले लेते हैं तो ये सब अपने आप चीजें जुटने लगती है। जब बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले, अलीगढ़ शहर में मीट माफियाओं के कारण, अवैध कट्टी के कारण चर्बी की बहुत दुर्गंध आया करती थी और चर्बी के दुर्गंध के कारण पूरा शहर परेशान था। तो सारे, लगभग सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने और विशेष रूप से भाजपा के लोगों ने मेरे से आकर कहा कि भाई साहब, कोई कुछ नहीं कर रहा, आप ही कुछ करिए। तो एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं इस दिशा में जुटा, उस दिशा में मैंने आवाज उठाई, आरटीआई लगाई, बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करी और मैं मीट माफियाओं के खिलाफ चल पड़ा। मीट माफियाओं ने भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने चालू किए। कुछ अधिकारी और राजनेता भी उसमें शामिल थे और वो संघर्ष चालू हुआ। उस संघर्ष को चालू करते करते मैंने पूरा संगठन एक खड़ा हुआ, आहुति संगठन खड़ा हुआ और आहुति के माध्यम से हमने नगर निगम का जो कट्टी घर चलता था, अवैध कट्टी घर, जिसमें किसी तरह का प्रदूषण संबंधी कोई प्रावधान नहीं था, उसको हमने बंद कराया। और उसके काम करते करते ये ध्यान में आया कि अलीगढ़ में जल संरक्षण की अभियान की बहुत आवश्यकता है और अलीगढ़ में जितने पेड़ वृक्ष होने चाहिए अलीगढ़ जनपद में, इस महानगर में, उसके 10% भी पेड़ नहीं है और उसके कारण प्रदूषण की स्थिति भी बहुत खराब है। तो हम इन दिशा में, जल संरक्षण की दिशा में, पर्यावरण की दिशा में हम लोगों ने काम करना चालू किया। अच्छा, तो आप, जैसे कि आपने बताया कि आप पर्यावरण, जल संरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर काम करते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप किस तरह से काम करते हैं अशोक जी? और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ी आवश्यक बात होती है कि हम स्वयं ईमानदार हों और हम स्वयं भ्रष्टाचार ना करते हो, ना उसका समर्थन किसी प्रकार का करते हो। और आज जो भ्रष्टाचार समाज के रग रग में व्याप्त हो गया है, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नौकरशाही हो या राजशाही हो, हर एक आदमी भ्रष्टाचार के नाव पर बैठ कर, सवार होकर ही काम कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में काम करना बहुत कठिन होता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे विषय, जैसे कि रोइंग, भ्रष्टाचार में बहुत सारे विषय, जैसे कि वन विभाग का भ्रष्टाचार, जो वृक्षारोपण के द्वारा हर साल होता है, अब इस साल भी होगा, क्योंकि कागजों पे पेड़ लगाए जाएंगे और उनको लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश में दिखाया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वो लगते नहीं है और जो लगते हैं वो जीवित नहीं रहते। 1% पेड़ भी पूरे प्रदेश में जीवित नहीं रहते वृक्षारोपण अभियान के बाद। लेकिन कोई सरकार या कोई अधिकारी या कोई विभाग या कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी इसकी जवाबदेही देने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये केवल भ्रष्टाचार नहीं है, ये प्रकृति के साथ और प्रदूषण के साथ किया जा रहा धोखा भी है। इसी प्रकार हर विभाग में, नगर निगम हो या अन्य विभाग हो, हर जगह कमीशन खोरी होती है, उसके खिलाफ काम करना, उसकी आवाज उठाना। मैंने बहुत सारे ऐसे मामलों पर भी काम किया जो सामान्य रूप से बताना उचित नहीं। रोहिंग्या वाले विषय पर मैंने काम किया। अलीगढ़ में बहुत बड़ा चलन जाली नोटों का भी था, जब तक ये नोटबंदी नहीं हुई उससे पहले मैंने उसमें काम किया। सारा उसका खेल समझकर उसको निकालकर प्रशासन को बताया, उस दिशा में भी बहुत सारे काम हुए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं भ्रष्टाचार के या समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी, जिन पर मैं लगातार काम करता रहा हूँ। वो सार्वजनिक रूप से बताना भी
मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के बहुत सारे गंभीर विषय हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। अशोक जी, जब आप इतने सारे विषयों पे काम करते हैं, भ्रष्टाचार पे, पर्यावरण पे, तो आप लंबे समय से समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान आपको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। ये किस प्रकार की जी। परेशानियां थी, जरा बताएं। जी हाँ, मुझे देखिए, स्वाभाविक रूप से जब भी आप किसी गंदगी से टकराएंगे या राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी शक्तियों से टकराएंगे, तो आपको सर्वप्रथम जीवन पर खतरा होता है। तो कई बार ऐसी स्थितियां आई कि मेरे जीवन पर खतरा बना, लेकिन बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी मेरे मित्र रहे, उन्होंने मेरी सहायता की और मुझे उन खतरों से निकाला। मेरे मित्रों ने भी मुझे उन खतरों से निकाला, मुझे नैतिक संबल दिया, और फिर मैं ईश्वर के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। और मैंने हमेशा, उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए, मैंने कभी कभी सिक्योरिटी नहीं ली, और मैंने यही समझा कि ईश्वर मेरे साथ है, जब तक मुझे जीवित रहना है तो मुझे समाज की सेवा करनी है। मैंने सिक्योरिटी लेने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। तो अशोक जी, अगला सवाल मैं आपसे शिक्षा पर आधारित पूछना चाहूंगी, क्योंकि एजुकेशन बीट्स एक शिक्षा पे आधारित चैनल है, जिसमें सिर्फ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो आज के समय में आप शिक्षा के स्तर को कहाँ पर देखते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़िए। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपको एंट्रेंस देनी पड़ेगी, उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी। सीए करना है तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। तो आपको वही जो पुरानी गुरुकुल पद्धति है, एक पर्टिकुलर विषय में आपको स्टडी करें, उसके बाद में परीक्षा दें, उसके बाद में उसको अपील करके उसको पास करें। तो वो जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति है, उसको ही सरकार को लागू करना पड़ा है। आप चाहे अपने बोर्ड से टॉपर हो जाइए, सीबीएसई बोर्ड से या यूपी बोर्ड से या कुछ भी हो लीजिए, लेकिन किसी भी परीक्षा में आपको कोई मान्यता नहीं दी जाती है जब तक आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर ना कर लें। तो ये जो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, वो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई है। दूसरे, इसमें जिस प्रकार का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, संस्कृति शिक्षा, धार्मिक शिक्षा इसमें शून्य है। तो जिस प्रकार के हम नागरिकों का जो निर्माण कर रहे हैं, वो अच्छे नागरिकों का हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप नागरिकों का निर्माण नहीं कर पा रहे। और जो सबसे खराब बात इस शिक्षा की है कि हम शिक्षा वो दे रहे हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि तुझको बेटा केवल पैसा कमाना है। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाने योग्य नागरिक बनाना या युवक युवती खड़ा करना नहीं होता। उसको देश के संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के को लेकर, साथ लेकर एक विशेष विषय वर्ग उसको दक्ष बनाना, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए मेरे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आजकल ऐसे भी अशोक जी, कुछ बच्चे होते हैं जो बेहद कम उम्र में नशे के आदी हो जाते हैं। उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं समझ में आता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो आप ऐसे जो स्टूडेंट्स वर्ग के हैं या जो अन्य भी बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ा रहा हूँ। जो परिवार परंपरा हमारे यहाँ टूट रही है, या जो समाज के साथ का ताना बाना टूट रहा है, उससे बच्चों में उच्छृंखलता आ रही है। लोगों के, दूसरे अड़ोसी पड़ोसी या कॉलोनी मोहल्ले में रहने वाले लोग या हमारे परिवार के लोग, उनसे लोग, बच्चों को भय नहीं है। दूसरे बच्चों के मस्तिष्क पर इतना प्रेशर रहता है, उनको बेहतर बनना है, ये करना है, वो करना है, तो वो उस परिस्थिति से भागने के लिए नशे के आदी होते हैं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, आप हैं या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, जीवन में उसको कोई ना कोई छोर पकड़ना पड़ता है। या वो योग का छोर पकड़े, या भोग का छोर, भोग का छोर पकड़ेगा, राम का छोर पकड़ेगा या काम का छोर पकड़ेगा, युद्ध का छोर पकड़ेगा या बुद्ध का छोर पकड़ेगा। अब वो उसको धार्मिक शिक्षा मिलती नहीं है, सांस्कृतिक शिक्षा मिलती नहीं है, घर में उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा, पर ये दबाव होता है कि उसको जीवन में कुछ ना कुछ बनना है, तो वो नशे की तरफ भागता है। और समाज में नशाखोरी, ये हमारे देश के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा चीज नहीं है। हमें नशाखोरी किसी भी कीमत पर रोकनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहा हूँ, मेरे मन की पीड़ा है कि जितने भी प्रकार की नशाखोरी
इस समय समाज में व्याप्त है, उस सबका संरक्षण सरकार करती है। शराब कौन बिकवा रहा है? सरकार बिकवा रही है। भांग कौन बिकवा रहा है? सरकार बिकवा रही है। तो जितने प्रकार के, तंबाकू कौन बिकवा रहा है? सरकार बिकवा रही है। सरकार पाउच पर लिखवाती है इससे कैंसर होता है, लेकिन वो बिक रहा है। तो अगर सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है। जब नशा अवेलेबल ही नहीं होगा तो करेगा कौन? तो नशाखोरी तो सरकार पार नहीं है, क्योंकि उसको अपनी सरकार चलानी है, उससे राजस्व आता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस पूरी पीढ़ी को नशाखोर बनाने में सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिकल लेवल पर किस तरह से फिट रहना चाहिए, इस बारे में आप उन्हें कुछ बताएं। देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि मैं स्वयं आपके सामने बैठा हूँ। मेरी लगभग 61.5 साल की उम्र है और पिछले 42 साल से मैं क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट हूँ और किसी प्रकार की मैं दवा नहीं खाता और मैं स्वस्थ हूँ। और उसका कारण है कि मेरी दिनचर्या है। मैं सुबह 4:30 पौने 5 बजे जग जाता हूँ, टहलने जाता हूँ। 10 बजे सुबह खाना 10 साढ़े 10 बजे खा लेता हूँ। शाम को सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लेता हूँ और इसके अलावा किसी दवाई का प्रयोग नहीं करता। पूरे दिन मैं काम करता हूँ। तो अगर आप प्राकृतिक जीवन जिएंगे, मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता, ठंडी कोई चीज नहीं लेता, तो और फलों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करता हूँ, प्राकृतिक रूप से जीने का प्रयास करता हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। भारतीय सनातन पद्धति में मैं आपको विशेष बात बता रहा हूँ कि जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता था तो वो वानप्रस्थी हो जाता था और 75 साल का होने के बाद वो सन्यासी हो जाता था। तो वो तो तभी होगा ना जब वो स्वस्थ होगा। आज हम 25 साल की उम्र में डॉक्टर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो क्या सन्यासी होंगे और क्या वानप्रस्थी होंगे? तो हमारे यहाँ तो भारतीय जीवन पद्धति में ब्यालू और कलेऊ, इसके अलावा लंच डिनर था ही नहीं। ये लंच डिनर जब से हमारे जीवन में आया है तब से हमारे जीवन में व्याधियां भी आई हैं। हमारे यहाँ सुबह खाना खाना, दोपहर में खाना खाना, शाम को दूध पी कर जल्दी सो जाना। अगर इस पद्धति पर आप जिएंगे, जिसको जैनी पद्धति भी कह सकते हैं, जैन पद्धति भी कह सकते हैं, तो आप कभी अस्वस्थ ही नहीं होंगे। मेरे घर में कोई दवाई नहीं आती। या आपको मैं बताऊं अपने घर के विषय में कि मेरे घर में कोई दवाई नहीं आती और क्योंकि कोई बीमारी नहीं पड़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जिंदगी जान अगर कह लूं तो वो ऑक्सीजन की कमी के चलते गई। तो ऐसे में पर्यावरण हम सभी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारा पूरा जीवन सूर्य से चलता है और हमारे शरीर के जितने भी तत्व हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 प्रकार के जो तत्व हमारे जी अंदर रहते हैं, वो हम प्रकृति का प्रतिनिधि हैं। में कहीं असंतुलन होगा तो हमारे जीवन में भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। हमने जंगल खत्म किए, हमने पोखरे तालाब खत्म कर दिए, नदियों को हमने मार दिया। अब हमने हजारों प्रकार की जीव जंतु, पशु पक्षी का नाश कर दिया और हम ये चाहें कि हम सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकृति का नाशक तत्व केवल मानव है। मानव ना स्वयं जी रहा है प्रकृति के अनुरूप, न और जीव। जब हमको मानव शरीर दिया है तो हमको प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। जितना भी हम स्वयं प्रकृति के अनुरूप जीवन जी सके वो हमें जीना चाहिए। वृक्षों को लगाना चाहिए, कोई लगाना नहीं चाहिए तो पूरे साल उनका संरक्षण भी करना चाहिए। जल को जितना बचा सकते हैं बचाना चाहिए। मेरी ये निवेदन रहता है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक से जितना आप दूर रह सकें उतना दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटी छोटी 3-4 चीजें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से प्रकृति के अनुरूप जिएंगे। बिल्कुल। तो अशोक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं या जो उनके अभिभावक आपको देख रहे हैं, आप उन सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम विश्व की सबसे महानतम संस्कृति के अंग हैं, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं। और सनातन संस्कृति इतनी महान संस्कृति है, हमको सनातन संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। हम पेड़ पौधों को, पशु पक्षी हैं, तो अपने केवल पूजा करना एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। हमें प्रकृति के अनुरूप जिए,
अपने जीवन पद्धति पर, सनातन मूल्यों पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसका गौरव होना चाहिए, और हम विश्व की महाशक्ति बनने वाले हैं, और अपनी संस्कृति को विश्व के सारे लोग धीरे धीरे उसे स्वीकार भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आर्थिक रूप से हम दुनिया की अकेला, उसका उद्देश्य भारत पहुंचना है, चाहे वो लूट के लिए हो या व्यापार के लिए हो, आज से नहीं, सिकंदर के समय से। तो दुनिया की सबसे दुर्लभ संस्कृति का हम अंग है, और हमें इसका गौरव करते हुए इसके अनुरूप जीने का प्रयास करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और देश को हम विश्व का महाशक्ति और विश्व गुरु बनाने के लिए हम जो भी योगदान कर सकते हैं वो योगदान करना चाहिए। और जो शक्तियां भारत के राष्ट्र को महाशक्ति बनाने में बाधक हैं और उसके खिलाफ युद्ध कर रही हैं, हमें भी उनके खिलाफ खड़े होकर एक सैनिक की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। खैर हम मैं आभारी हूँ आपका, आपने भी समय दिया। खैर हम आपसे फिर मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।